आप सभी दर्शकों का आज के इस लाइव टॉक शो में पुनः स्वागत है। आज आप जानेंगे एक भारतीय सेना के एक ऐसे फौजी के बारे में जो अपनी मृत्यु के 52 साल बाद भी भारतीय सेना में एक उस आम फौजी के जैसा ही अपने ड्यूटी को करते रहे और मृत्यु के 52 साल तक उनको वही पर्क अलायंस सेना की तरफ से देती गई जो एक आम किसी भी फौजी को मिलता है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे घटना क्रमबद्ध जो भारत के क्षेत्र के लोगों के आधार पे हम लोग आगे बात करेंगे और साथ ही साथ इसमें चीन की भी कुछ कहानी है जहाँ पे चीन के फौज के द्वारा भी कुछ मान्यता इस कहानी में मानी जाती है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। कहानी है बाबा हरभजन सिंह की, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले उनके शुरुआती जीवन के बारे में हमें समझना पड़ेगा। वक्त था 1946, जगह अविभाजित भारत का क्षेत्र पाकिस्तान, वहाँ उनका जन्म और जन्म के बाद परिवार के साथ वो भारत के क्षेत्र में आकर स्थापित होते हैं पंजाब में, और पंजाब में उनका परवरिश पढ़ाई लिखाई डीएवी स्कूल में होती है और आगे चल कर के अपने 20वें साल में भारतीय सेना को वो ज्वाइन करते हैं। जब वो भारतीय सेना को ज्वाइन किए तो उस वक्त भारत और चीन का बीच एक तनाव का माहौल था और उसके कुछ वर्ष के बाद ही 1962 में कहते हैं कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में उन्होंने अपने शुरुआती भूमिका में बहुत कुछ उन्होंने सीखा और योगदान अपना उस वक्त अपना दिया। हरभजन सिंह उस युद्ध के बाद सिक्किम के क्षेत्र में ही तैनात रहे और 62 से 68 तक उस क्षेत्र में अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में उन्होंने विभिन्न कार्य को सेना की तरफ से अंजाम दिया। उसी दौर में 1968 के समय एक दिन सेना के रसद पानी को लेकर के खच्चर के ऊपर वो बीहर, या आप इसको मान सकते हैं कि कैसे बिराबान क्षेत्र से गुजर रहे थे, जिसके एक तरफ था खाई और दूसरी तरफ था पहाड़ का सीधा ढलान। मौसम भी अनुकूल नहीं था और इसका परिणाम ये हुआ कि आगे जाकर के उनके जो रसद पानी का सामान और वो खाई में गिर जाते हैं और जिसके गिरने से उनकी उसी समय मौत हो जाती है। अब इनके मौत की कहानी का बारे में अपने रेजिमेंट के लोग कोई नहीं जानते थे, न उनके कोई साथीदार जानते थे। जब उनकी तलाश शुरू हुई तब पता चलता है कि वो तो लापता है। खोजी दस्ते को भेजा गया और 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद एक दिन उनके साथी, जिसके साथ वो सेना के कैंप में रहते थे, नाम था प्रीतम, उनके सपने में हरभजन सिंह आते हैं और वो बोलते हैं कि उनके कैंप से करीबन 3 किलोमीटर के दायरे पे उनकी लाश पड़ी है, उसे जाकर के उठाए। अगले दिन ही प्रीतम ने आनंद फानन में जाकर के अपने ऊपरी कमान के जो अफसरान थे उनको जाकर के उन्होंने इस सपने के बारे में बताया। लेकिन सवाल है कि भारतीय सेना में अंधविश्वास या एक इल्यूजन का तो कोई जगह ही नहीं है, तो सभी लोगों ने इस बात को नकार दिया। लेकिन कुछ लोगों के मन में उस वक्त शक हुआ, तो उन्होंने सोचा कि जब 3 दिन से तलाश हो रही है, इसका कोई पता ही नहीं है, तो क्यों ना एक बार जाकर के देखा ही जाए। तो जब खोजी दस्ते 3 किलोमीटर के दूर उसी क्षेत्र में जाकर के तलाश को शुरू करते हैं तो सच में पता चलता है कि हरभजन सिंह की लाश वहाँ पे मौजूद है। फिर उनको वहाँ से लाया जाता है और अपने कैंप के निकट एक बंकर में उनकी अंतिम संस्कार की जाती है। लेकिन अगले ही कुछ दिनों में उन्हीं में से एक साथी का एक सपना आता है और ये सपना प्रीतम जो उनके साथी थे उन्होंने भी इस बात का पुष्टि किया कि बाबा हरभजन सिंह, जो अभी बाबा कह रहे हैं क्योंकि उनके बाबा बनने का भी एक अलग रोचक कहानी है, लेकिन अभी आप हरभजन सिंह के नाम से ही समझें। तो उनके अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से सपना दिया अपने साथी को और बोला कि उनकी समाधि उसी क्षेत्र में लाइन ऑफ ड्यूटी पे ही उनकी बनाई जाए, जो सिक्किम के दोकलाम के क्षेत्र से कुछ ही घंटे की दूरी है। तो एक बंकर में वहाँ पे उनकी समाधि बनाई जाती है
और उस समाधि को बनाने के बाद वहाँ पे उनसे जुड़े हुए जो भी वस्तु थे, उनके वर्दी, उनके बूट, उनके किताब, उनके सामान, सब कुछ वहाँ पे रखे जाते हैं। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। जैसे जैसे दिन बीतता रहा, चीन की तरफ से जो घुसपैठ के जो हरकत 1968 के बाद से अलग अलग वक्त में चीन की सेना के द्वारा, पीएलए की सेना के द्वारा जो अंजाम अलग अलग वक्त में दी जाती थी, इसका पहले ही आभास सपने के द्वारा हरभजन सिंह अपने साथी, अपने टुकड़ी कमान को ये आगाह करते रहे। इससे क्या हुआ कि भारतीय सेना वक्त से पहले ही उस कोई बड़े घटना को अंजाम देने से पहले अपने तैयार को पुख्ता रखती थी। तो तनाव की स्थिति जो बन सकता था, उससे पहले ही एक बेहतर रणनीति सेना तैयार रख रही थी। इस तरीके से हरभजन सिंह ने अपनी सेना को अपनी मृत्यु के बाद भी सहायता और मदद करना शुरू किया, एक ऑन ड्यूटी फौजी के जैसा। धीरे धीरे लोगों के अंदर इस बात का विश्वास आने लगा और ये विश्वास इतना पुख्ता हुआ कि आज भी जब डोकलाम के क्षेत्र में भारत और चीन की सेना का एक साथ ज्वाइंट मीटिंग होती है, तो इस ज्वाइंट मीटिंग में उनके लिए भी एक सीट बुक रहती है जब भी दोनों तरफ से अफसर्स बैठते हैं। ये तो रहा कहानी का एक हिस्सा। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। विश्वास लोगों का इतना बढ़ता रहा कि लोग अब वहाँ पे जाकर के उनके समाधि में मत्था टेकने लगे, पूजा करने लगे, और ये विश्वास इतना अटूट रहा कि लोग जो भी मन्नत मांगते थे वो पूरा होता था वहाँ पे। तो आगे चल करके उनकी समाधि से 9 किलोमीटर दूर पे उनकी एक भव्य मंदिर तैयार की गई और वहाँ पे फिर उनसे जुड़े हुए सारे वस्तुओं को वहाँ पे रखा गया। आज भी वहाँ के स्थानीय लोग तथा भारतीय सेना का ये अटूट विश्वास उनके ऊपर है। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर देखें तो चीन तो हमारे दुश्मन, अगर देखा जाए तो दुश्मन सेना ही है, लेकिन चीन की सेना का भी इस विषय पे अपना अटूट विश्वास रहता है, जिसके लेकर के मैंने आपको इससे पहले मैंने बताया कि जब भी ज्वाइंट डीजीएमओ की मीटिंग होती है तो सभी अफसरों की मीटिंग के साथ साथ एक कुर्सी उनके नाम के लिए भी रखा जाता है। अब इस कहानी का तीसरा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण और रोमांच करने वाला, और आपको इस बात से हैरानी होगी कि एक अफसर को जो सुलूक उनके ड्यूटी में दिया जाता है वो उनके रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मिलती है, लेकिन ये तो उनके लिए होता है जो ऑन ड्यूटी में है। हरभजन सिंह का मृत्यु 1968 के करीबन हो गया, लेकिन उनके मृत्यु के बाद भी आज 54 साल हो चुके हैं। उन्हें वही मान सम्मान, उनका तनख्वाह, सैलरी, अलायंस, जो भी भत्ता हो सकता है वो सारा काम उन्हें दी जाती है। और इसी के साथ साथ ये माना जाता है कि वो आज भी ऑन ड्यूटी पे मौजूद हैं। 1968 से लेकर के 2017 तक उन्हें जो एक तनख्वाह होती है वो तनख्वाह उन्हें मिलती रही, और इसी के साथ साथ जो समय के अनुसार जो रैंक बढ़ते हैं सेना में, वो रैंक भी बढ़ता रहा। तो रैंक बढ़ते बढ़ते अब हरभजन सिंह, कैप्टन हरभजन सिंह के नाम से वो आगे जाने गए, और बाकी लोग तो उन्हें बाबा हरभजन सिंह के नाम से जानते हैं। इसके साथ अगर देखें तो 1 साल का उनके पास जो भी तनख्वाह जमा होता था 2017 तक, वो जमा करके उनके परिवार तक पहुंचाया जाता था। लेकिन इसके पीछे भी एक अजीब कहानी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा जो फौज से है कि फौज में 2 महीने की छुट्टी होती है, और वो 2 महीने की छुट्टी इन्हें भी मिलती थी। सोचिए 54 साल तक फौज में रहकर मृत्यु के बाद भी सेवा दे रहे हैं, और इन्हें वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा आम फौजी जैसा, जिसमें इन्हें छुट्टी भी मिल रही है 2 महीने की। इस छुट्टी में ये 15 सितंबर से 15 नवंबर तक ये रहता है इनका छुट्टी, जब इनके सारे सामान को लेकर के सिक्किम के निकट जो सबसे जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है देखा जाता है न्यू जलपाईगुड़ी का, वहाँ से एक ट्रेन है जो अमृतसर जाती है इनके पैतृक गांव डिब्रूगढ़ टाउन, अमृतसर एक्सप्रेस। उसमें उनके टिकट को, रिजर्वेशन को बुक किया जाता है, और उसमें उनके सारे सामान को रख करके 3 फौजियों के साथ
एक टीम वहाँ से जलपाईगुड़ी से अमृतसर इनके घर तक जाती है, जहाँ पे इनके माता को या पिता जो भी 2017 तक मौजूद थे, उसके बाद इनके परिवार को उनके वार्षिक जो भी तनख्वाह होती है उन्हें हस्तांतरण किया जाता है। ये 2017 तक चला। बाद में कोर्ट में किसी ने याचिका दायर किया कि भारतीय सेना के द्वारा पैसे की दुरुपयोग की जा रही है, जो कि सही नहीं है। इसको देखते हुए भारतीय सेना ने आगे जाकर के 2017 के बाद ये जो प्रणाली चल रहा था छुट्टी देने का और रिजर्वेशन करवा करके उनके तनख्वाहों को पहुंचाने का, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने रोक लगवा दिया। लेकिन बाकी उनका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो सेना में उस वक्त था वो आज भी बरकरार है। तो एक ऐसा फौजी जो मृत्यु के इतने वर्ष बाद भी अपने देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर के सेवा का कार्पण कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेरणादायक कहानी के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे सबसे बड़ा धर्म और कर्म की बात यहाँ पे देखी जाती है। जो जन्म के समय भी और मृत्यु के बाद भी किस तरीके से एक व्यक्तित्व के द्वारा निभाने का बुनियाद देखा जाता है, ये सीखने की बात है। और यही बात है कि जिसमें चीन की सेना भी इस बात का सम्मान करती है और सम्मान के साथ उनका ये विश्वास है। तो आप सभी लोग जो भी जाएं सिक्किम के क्षेत्र में, वो इस जगह पे ज़रूर घूमें। और आप लोगों में से जो भी इस क्षेत्र में गए हैं तो कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने गया तो आप लोग वहाँ अपने कौन से नए एक्सपीरियंस को आपने वहाँ पे फेस आउट किए, किन नई चीज़ों को देखा। और उसी के साथ साथ जो सिक्किम में आज भी वहाँ के लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे जाने से अगर आप कुछ पानी लेकर के जा रहे हैं अपने घर से, तो वो पानी को लेकर के अगर आप जा रहे हैं तो शायद आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ मान्यता ये है कि अगर उस पानी को अगर वहाँ से अगर आप अपने घर ले आ रहे हैं और पी रहे हैं तो आपको कभी भी बीमारी का कोई भी असर नहीं होगा। ये लोगों का वहाँ पे अपना आस्था और विश्वास है। तो आप लोग में कोई भी अगर गया हो दर्शक तो बताएं कमेंट में, और जो नहीं गए हैं ये हमारा गुजारिश रहेगा कि जाएं, इन चीज़ों को देखें। तो आज का कहानी यहीं तक रहा, कल किसी और कहानी को लेकर के मिलेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े हुए रहें, देखते रहें हमारे इस लाइव टॉक शो जो हर रात 9 बजे आता है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल इसी तरह किसी और विषय के लेकर के एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।